हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग की तैयारी? ठीक है, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? जो हम लोग का जो एम है, क्या एम है भाई? आपकी बार 90 के पार। तो सारे बिहार बच्चों से निवेदन है कि आप लोग सही से मेहनत कीजिए। ठीक है, जितना भी फिजिक्स में पढ़ा दिया गया है रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। उस कॉन्सेप्ट को अगर पक्का करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि बिहार बोर्ड में पूछता है ज़्यादा कि नहीं पूछता है, उससे कोई मसला नहीं है। आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है एनी हाउ। अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो आपका क्या होगा, अच्छा नंबर आएगा और इसका आने का संभावना पूरा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोगों का अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का जो एम है आपकी बार 90 के पार, उसमें आप लोग को सफल होना है। ठीक है, यानी कि बिहार टॉपर 2025 में जो लिस्ट आएगा तो उनमें आप लोगों का नाम ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। ठीक है भाई, चलें चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर है हमारा 2। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें हम लोगों ने लिखा था कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज है हमारा, यहां से लेके हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब यहाँ कहां से स्टार्ट होगा? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से स्टार्ट होगा और हम लोग आगे चलेंगे। अब जहां तक होगा उसके बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ओम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या चीज कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, सपोज करते हैं कि ये एक कोई वायर है। ठीक है, ठीक, और ये क्या हुआ, किसी टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक, टर्मिनल से कनेक्ट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि यहां पर इस एंड में और इस एंड में, ठीक है, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू। ये किसके बराबर होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग। यानी जितना वोल्टेज होगा, जैसे अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा। यानी कि यहां पर जो वोल्टेज है V है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है में, तो यहाँ पर भी क्या करंट क्या होगा? अगर वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज करता है किसी तरह, ठीक है, तो करंट भी इंक्रीज करेगा। यानी V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये है हमारा, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर के दोनों एंड पर, ठीक है, क्या रहेगा? पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? करंट के। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहां से नया चीज क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या है हमारा? V इज इक्वल टू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, जैसे ही हटाते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू, इसके जगह पे आ जाएगा, जैसे ये हटेगा क्या आ जाएगा? R I। इसको अरेंज करके अगर लिखें तो V इज इक्वल टू IR। यही है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, और ये जो हमारा जो R निकला है, इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या चीज है भाई? रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? V इज इक्वल टू IR, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड
इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, अगर क्या हो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है अगर वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो करंट भी डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट आता है, वो क्या होता है R। उस R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर लिख देते हैं एक फॉर्मूला को। तो वो क्या है हमारा, ये है V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर R क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हटते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हमको बताइए कि स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि आखिर रेसिस्टेंस क्या चीज है। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या चीज है, रेसिस्टेंस इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए, रेसिस्टेंस पढ़ने से पहले VI ग्राफ के बारे में एनालाइज करते हैं। VI ग्राफ क्या बताता है, सबसे पहले अभी ये फॉर्मूला पढ़े, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, I। जैसे इसको हटाया तो क्या आ गया, रेसिस्टेंस आ गया, ये था हमारा। अब देखो कह रहा है कि अगर वोल्टेज और करंट का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर करंट I है, करंट अगर क्या है हमारा समथिंग है 0.1, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा 0.4, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और करंट अगर 2 है तो वोल्टेज 8 होगा। यानी कि V और I का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, अब ये स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा, अगर हम लोग कहें कि ये जो है इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका स्लोप बताएगा क्या, रेसिस्टेंस। स्लोप को कैसे निकालेंगे, स्लोप को निकालते हैं ऐसे। अब रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई इज इक्वल टू R। यानी कि वोल्टेज और करंट का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, V और I का ग्राफ बनाएंगे, तो हम लोग को क्या देगा, R। यानी कि अगर हम लोग लिखें स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। जैसे हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, उसमें स्लोप क्या बताता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का, तो ये सारा चीज उसी तरह से रिलेटेड है जैसे अभी हम लोग पोटेंशियल और करंट के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, जो अभी हम लोग बात किए थे कि रेसिस्टेंस क्या चीज है। रेसिस्टेंस एक पिक्चर है यहाँ पर जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या है, वोल्टेज है और इधर क्या निकल रहा है, करंट निकल रहा है। लेकिन बीच में हाथ है, वो क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, इसी का नाम क्या है, रेसिस्टेंस। समझ गए आप लोग। चलिए अब आते हैं डेफिनेशन की ओर। क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ ए चार्ज थ्रू इट। यानी ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मेटल का या फिर कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, किसी का अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, इट इज द प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी है भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी अपने अंदर से चार्ज को मूव करने नहीं देता, उसी को क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंस, उसको जो रोकता है उसको। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है ओम, ऐसा ओम। ठीक है, SI यूनिट रेसिस्टेंस। अब देखो 1 ओम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ओम कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम पीछे वाले फॉर्मूला पे जाएंगे। क्या था, V इज इक्वल टू IR, हमको क्या निकालना है, R निकालना है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I। अब सब जगह क्या क्या पुट करो, हम जो बताए थे 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर। तो क्या हो गया रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया वोल्ट बाय एम्पेयर। ठीक है, दिख रहा है।
अगर नहीं दिख रहा है हम थोड़ी देर के लिए साइड हो जा रहे हैं। दिख रहा है आप लोग को? रेसिस्टेंस क्या हो गया? वोल्ट बाय एम्पेयर। तो यही हो गया इसका यूनिट। चलिए ये तो हो गया 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देखते हैं व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू 1 एम्पेयर। अब कह रहा है कि डिफाइन 1 ओम। क्वेश्चन आता है इसी तरह का क्वेश्चन, यानी कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब पूछा जाता है हर बार क्या कहेगा, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 न्यूटन। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछता है? 5 नंबर के क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल रहेगा और साथ में नीचे लगा देगा 1 नंबर के लिए कि डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 जूल, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम किसको बोलेंगे? 1 ओम कहेंगे, इसी फॉर्मूले को देखना है। 1 ओम किसको बोलेंगे? 1 ओम कहेंगे कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1, यानी कि 1 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड करंट कैरिंग, यानी कि कितना करंट हो जाए, एंड करंट कैरिंग थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देन द रेसिस्टेंस इज डेवलप, इट्स कॉल्ड 1 ओम। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आती है बात कि रियोस्टेट किसको बोलते हैं। रियोस्टेट एक डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम में? तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? रेसिस्टेंस बनाते हैं। ये है कि हमारा रेसिस्टेंस, और इसमें एक की डाल देते हैं। इसको जैसे मूव अप एंड डाउन करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जब कभी भी हम लोग इसको बनाएंगे सर्किट डायग्राम में, तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये है सिंबल किसका? रियोस्टेट का। किसका? रियोस्टेट का। चलिए, रियोस्टेट क्या है? वेरिएबल रेसिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। यानी कि जैसे देखो ये क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। जैसे ही आपका करंट चेंज होगा, जाहिर सी बात है कि जैसे ही रेसिस्टेंस चेंज होगा तो जाहिर सी बात है करंट भी चेंज होगा, लेकिन सोर्स तो चेंज नहीं करना पड़ा, वोल्टेज तो चेंज नहीं करना पड़ा। यानी कि जैसे ही आपको रेसिस्टेंस चेंज करें, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीपल ना है भाई, क्या है? मल्टीपल है। जैसे कि आपको 20 बनाना है तो कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 4, ठीक। या फिर अगर हम इसको अगर बढ़ाते हैं, जैसे अगर मान लो इसको हम 5 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब एक के चेंज होने की वजह से दूसरा भी चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह की रियोस्टेट में जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी चेंज हो जाता है। और इसको हम लोग मेनली किस में यूज़ करते हैं? जब हम लोग लैब वगैरह करते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलें आप आगे। चलिए, अब रही बात कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात आती है रेसिस्टेंस इज द यूनिफॉर्म, यानी कि रेसिस्टेंस किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का यूनिफॉर्म होगा। ऐसे नहीं है कि अगर कोई मेटल ऐसे है, ठीक है, ऐसा है, तो यहां का रेसिस्टेंस और यहां का रेसिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। यहां का रेसिस्टेंस और यहां का रेसिस्टेंस अलग होगा। कैसे अलग होगा? लेकिन यहां पर का, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस पे बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इस पे पहले बात करते हैं। इसके और इसके बीच का रेसिस्टेंस क्या होगा? यहां पर का रेसिस्टेंस और यहां पर का रेसिस्टेंस दोनों क्या होगा? बराबर, ठीक। चलिए हम ऊपर वाले में बात करते हैं अभी। देखिए पहला क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर का किस पे डिपेंड करेगा? उसका कितना लेंथ है, जितना लेंथ रहेगा उसी के हिसाब से रेसिस्टेंस होगा। उसके बाद फिर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया रेसिस्टेंस उतना कम, जितना कम एरिया रेसिस्टेंस उतना ज्यादा। मतलब क्या है? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ठीक है, रेसिस्टेंस क्या करेगा? डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? द नेचर ऑफ मटेरियल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिपेंडेंट करते हैं? रो से। उसके बारे में अभी बाद में देखते हैं। तो सारा चीज मतलब है कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? R इज इक्वल टू रो L बाय ए, ठीक। क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है? चलिए इसको हम साइड में लिखते हैं। यानी कि रेसिस्टेंस, रुक जा, यानी रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय ए,
यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रो फॉर नेचर ऑफ द मटेरियल। अब बात करते हैं इनके बारे में, इसका क्या होगा, यहां पर रेसिस्टेंस R1 होगा और यहां पर रेसिस्टेंस R2 होगा। क्यों होगा R2 भाई, चलिए लेंथ जो भी है, लेकिन यहां पर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहां पर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज है, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों इनका रेसिस्टिविटी ओवर ऑफ द यानी कि मेटल तो सेम है, इसीलिए यानी कि इस एंड का और इस एंड का दोनों का क्या है, रेसिस्टेंस अलग अलग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट है कि किसी किसी मटेरियल का आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो किसका किसका याद करना है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सिल्वर का कितना होता है। सिल्वर का होता है 1.59 इंटू 10⁻�8। ये किसका है, सिल्वर का। ठीक है, और किसका याद रखना है आप लोगों को, आयरन का याद रखना है। आयरन का कितना होता है 9.71 इंटू 10⁸। ये किसका है, ये है आयरन का। ठीक है, उसके बाद आपको किसका याद रखना है, मरकरी का। मरकरी का कितना होता है 98 इंटू 10⁻⁸। ये सारा किसमें है, ओम में है। ठीक है, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ये क्या है, रेसिस्टिविटी है। ठीक, यानी कहें तो इसको क्या कह सकते हैं, ये सब सारा चीज रो है। नैक्रोम का याद कर लेना है, फिर कार्बन का, फिर किसका, क्वार्ट्ज का। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है कि किसके मेटल का कितना कितना रेसिस्टेंस होता है, वो ये हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी क्या चीज है। जो भी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, रेसिस्टिविटी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो आखिर ये रेसिस्टिविटी है क्या चीज, इसको कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन ए करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेस। यानी क्या कह रहा है कि एक क्यूब शेप का कोई मेटल है और उसका लेंथ कितना है भाई, इसका लेंथ है 1 मीटर। ठीक, कह रहा है ये कितना रेसिस्टेंस बता रहा है, ये मतलब कोई भी करंट इसके सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है। ये आई क्या है, करंट है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेटल कितना रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। यानी डिफिनेशन के बारे में बात अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, जो अभी हम लोग लिखे थे ओम मीटर, क्योंकि हम लोग किसमें 1 मीटर का इस्तेमाल करते हैं, 1 मीटर क्यूब का। अब दूसरी बात है कि रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज व्हेन द चेंज ऑफ लेंथ और एरिया क्रॉसेस। यानी रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का चेंज नहीं करेगा जब तक आप उस मटेरियल का मेटल चेंज नहीं कर दें, यानी कि मटेरियल ही चेंज नहीं कर दें। इसका लेंथ बढ़ा दो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दो, लेकिन रेसिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जब तक कि ये इसका मटेरियल चेंज नहीं हो जाता। पक्की बात। चलिए अब लिखा हुआ है रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल एंड एलॉय। ठीक है, यानी कि एलॉय का रेसिस्टिविटी कितना होता है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶। ये क्या है, रेंज है कितना, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻�6 ओम मीटर। ये किसका है, ये एलॉय का है। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर का कितना है, इंसुलेटर का है 10⁻12 से लेकर कहां से 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल। यानी कि अब देखो एलॉय क्या चीज होता है, एलॉय होता है कि ये एक मेटल है, इसमें दूसरा मेटल को मिक्स किए। ठीक है, तो एक नया मेटल बना। ठीक है, यानी कि मेटल ए, मेटल बी और नया क्या बना, एलॉय। ठीक है, तो मेटल, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ सर्टेन अमाउंट में मिक्स करते हैं तो एक नया मेटल बनता है जो प्रीवियस मेटल से स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसका रेसिस्टिविटी भी स्ट्रांग, यानी कि हर चीज में वो बेहतर हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई आगे क्या है, क्वेश्चन है। मेनली आज हम लोग क्या पढ़े हैं, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े, ओम्स के बारे में पढ़े। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए करंट, सबसे पहला काम गिवन लिखना,
तो गिवन क्या दिया हुआ करंट I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.6 एम्पेयर, ठीक। फ्लो थ्रू ए रेसिस्टर शोन इन अ फिगर, उसके बाद वोल्टेज ऑफ 2 पॉइंट ऑफ द रेसिस्टर इज, यानी कि वोल्ट कितना दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है 12, ठीक है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, आपको क्या बताना है कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा इस मेटल। सपोज करते हैं कि ये क्या है हमारा एक कोई भी मेटल है, इसको कनेक्ट कर दिए किससे, इसको कनेक्ट कर दिए हैं हम लोग 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। इसका रेसिस्टेंस क्या है पता नहीं है हमको, ठीक है। और करंट क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमको क्या निकालना है भाई, इसका आर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाते हैं बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई। क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाय V बाय आई। चलिए V कितना है हमारा, V है 12 और I कितना है 0.6, तो इसको हटाए, ऊपर में आ गया 10, 6 दूनी 12। तो अगर हम लोग अब यहाँ लिखेंगे R इज इक्वल टू 20 ओम, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी था, कुछ नहीं था। लेकिन आपको इतना क्वेश्चन हल्का नहीं पूछेगा, थोड़ा सा कुछ और टफ पूछ सकता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग तो हमेशा हम लोग नीचे से करेंगे ताकि ऊपर तक जा सके। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए ताकि कितना भी बड़ा बिल्डिंग उठा सके, ठीक है। तो आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद हम एक और लेक्चर, यानी जो लेक्चर 3 होगा, उसमें प्रॉपरली डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, अप टू जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। कहाँ से हम लोग करंट का V इक्वल टू W बाई Q, Q इक्वल टू NE, V इक्वल टू IR, ठीक है। उसके बाद फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारा का सारा हम लोग अगले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। उसके बाद जो 4th लेक्चर होगा उसमें हम लोग लेक्चर को पूरी तरह से एंड कर देंगे, ठीक है। और जहां पर भी आप लोग को डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कहां पर डाउट हो रहा है, ताकि हम उसको आराम से सॉल्व कर सकें। कोई दिक्कत, हाँ, लेकिन कमेंट में आप लोग को जरूर से लिखना है कि कहां पर क्या परेशानी हो रहा है, नहीं हो रही है। आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस और करना है तो सर लिखिए कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और लाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद एट द एंड आप मिलाइएगा। चलिए क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 ओम, ठीक, 50 ओम। और कह रहा है 4.2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इसका I कितना दिया गया भाई, I दिया गया है 4.2 एम्पेयर, ठीक। फ्लो थ्रू ए रेसिस्टर, फाइंड द वोल्टेज। आपको क्या निकालना है, V निकालना है। V क्या होगा, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या लगाएंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ को लगाते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, हमको क्या निकालना है, V निकालना है, सही जगह पे है। I कितना है 4.2, रेसिस्टेंस कितना है 50, ठीक है। यहां पर ये जो डॉट है ये फुल स्टॉप है और ये अलग है, ठीक है। जरा ध्यान से इसको देखिएगा, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक, ठीक। चलिए तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे हटाए 10, ये 0 यहाँ से यहाँ खत्म, क्या बचा 42 इंटू 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना हो जाएगा भाई 210 वोल्ट। चलिए अब अपना आंसर फटाक से मिलाइए कि आप लोगों को सही आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। आंसर आपका सही आया, नीचे कमेंट में आप लोग बताइए कि हाँ, ठीक है, मिल गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2, और पहला जो था हम लोग का क्वेश्चन नंबर
1। तो आपका 1 का जो आंसर आया कमेंट करना है, 2 का जो आया वो कमेंट करना है, लेकिन कमेंट जरूरी है। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, एक फिगर दिया गया है और कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपका आंसर क्या आया। तो क्या आया, पहले हम लोग एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पॉज कीजिए, ट्रैक कीजिए, फिर मेरा आप लोग आंसर मिलाइएगा। क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट प्लॉट, ठीक है, यानी कि हमारे बच्चों ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या किया है, एक प्लॉट बनाया है। क्या बनाया है, VI वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, और उसने 3 सैंपल लिया है, वो भी किसका, नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, R1, R2 एंड R3। चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट होल्ड द ट्रू ऑफ द ग्राफ। आपको क्या बताना है, VI ग्राफ बनाना है, ठीक है, आपको स्लोप से बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या VI ग्राफ बनाया है, तो ये थोड़ा सा ये गलती है, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। चलिए सॉल्व किए। चलिए अब किसकी बारी, मेरी। इधर क्या है V और इधर क्या है I, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करते हैं, V इज इक्वल टू IR, हम लोग को क्या निकालना है, R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय I। बोले तो स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी कि जिसका जितना ज्यादा इंक्लिनेशन वो उतना ज्यादा है, तो यानी कि सबसे ज्यादा किसका है, 3 का, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन किसका, सबसे ज्यादा एंगल किसका है, 3 का, यानी कि R3 सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या होगा, R2 होगा, उसके बाद क्या होगा, सॉरी R2 नहीं, R1 होगा, किसका है सबसे, उसके बाद क्या है, R1 है, उसके बाद क्या है, R2। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा मेल हो रहा है, R3, R1, R2। इसमें तो आंसर ही नहीं है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R2, R1, R2। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, C इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा कौन सा नंबर है, 4th क्वेश्चन, ठीक। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल लेंथ क्या है, L है, क्रॉस सेक्शनल, सॉरी एक सेकेंड देखें जरा, चलिए ठीक। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट है, यानी इसको VVI, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आने का चांस है तो ये अभी बता देते हैं कि अभी जो एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन 90% ही आएगा, ठीक है। तो इसको जरा सही से बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ क्या है, L है, लेंथ कितना भाई, जो जो बताया गया सब चीज लिखते जाओ, लेंथ कितना है, लेंथ दिया गया है L, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एरिया कितना दिया गया है, A दिया गया है। उसके बाद फिर रेसिस्टेंस ऑफ ए 4 ओम कितना गया है, रेसिस्टेंस R है हमारा 4, ठीक। उसके बाद व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अगर क्या किया गया, लेंथ को क्या कर दिया गया, लेंथ को L/2 कर दिया गया है और एरिया को क्या कर दिया 2A, ठीक है। अब बताना
तो सबसे पहले इसका हम लोग रेसिस्टेंस निकालते हैं। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए, ये होता है। तो इसका आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक, अब इसी तरह सिमिलरली इस जगह पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। किसके लिए, इसके लिए क्या हो रहा है, आफ्टर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल, क्या हो रहा है हमारा एल बाय 2। ठीक है, लेंथ को क्या कर दिए, आधा कर दिए। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग कोई वायर लें, फॉर एग्जांपल ये एक वायर था, इसको हम लोग क्या कर दिए, आधा कर दिए। कैसे आधा किए, इसको ऐसे आधा कर दिए, मोड़ के आधा कर दिए। जैसे इसको मोड़ के आधा किए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटा हो गया। देखो कुछ मोटा हुआ, पहले कैसा था, पतला था, एक ही था, अब डबल हो गया। ठीक है, तो अब एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। तो एरिया रो एल बाय ए यानी कि 2a। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रो एल बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a। इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रो एल बाय 2 इंटू 1 बाय 2a। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद रो एल बाय 4a। ठीक है, समझ गए। अब यहां से हम लोग आगे लिखते हैं, क्या आया हमारा, r इज इक्वल टू रो एल बाय 4a। ठीक, और अभी हम लोग क्या लिखे हैं, इस वाले पार्ट को यहां देखना, यहाँ क्या लिखे हैं, रो एल बाय ए को हम लोग क्या लिखे हैं, 4 लिखे हैं। तो इसके जगह पे हम लोग लिख दें, देखो रो एल बाय ए के जगह पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो नया जो आर बना है, न्यू आर डैश जो है हमारा, यानी कि आर डैश जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बाय 4। ठीक, क्या हो गया हमारा, न्यू आर इज इक्वल टू हो गया 1 टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड रीचेक कर ले जरा हम। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि नया जो रेसिस्टेंस है हमारा वो क्या बन गया है, वो बन गया है हमारा 1। ठीक है, ये था। और यहीं पर क्या पूछ लेता है, यहां पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रीवियस से कितना कम हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर हम लोग इस वाले चीज को अगर छोड़ दें कि अगर मान लो एग्जाम में ये वाला पार्ट नहीं दिया गया, तो हमारा न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा, इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाय 4। यानी कि इनिशियल रेसिस्टेंस जो था, ठीक है, या नया रेसिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेसिस्टेंस से, यानी इनिशियल रेसिस्टेंस क्या गया, आर बाय 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल रेसिस्टेंस 4 था, दोनों कटने के बाद क्या हो गया, नया रेसिस्टेंस क्या हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आप लोग इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो है उसको लिख देना है, उसके हिसाब से रेसिस्टेंस निकाल लेना है, फिर जो नया जो कंडीशन हुआ है वो लगाना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद रो एल बाय ए के जगह पे पुट कर देना है, बस आंसर पा लेना है। कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा, ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है कि कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, रेसिस्टर है, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस को हम लोग सर्किट में किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बहुत तरीका है। ठीक है, तो कैसा कैसा तरीका है, अगर हम लोग एक रेसिस्टेंस को, ठीक है, लगातार लगा दें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस समय में क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी कि यहां पर नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, नेट आर क्या होगा, वो बताना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सारे रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, यानी कि ये रेसिस्टेंस है, फिर हम लोग क्या किए, एक रेसिस्टेंस और इसके पैरेलल में, एक रेसिस्टेंस और पैरेलल में, यानी कि सारे रेसिस्टेंस को लगा दिए, और फिर ये तार सर्किट में लगा हुआ है, यानी कि ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो क्या होगा, नेट आर क्या होगा, ठीक है, वो। तो ये हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस को अगर कंबाइन करते हैं तब क्या क्या होगा।
ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस कनेक्ट इनटू इट, यानी कि एक रेसिस्टेंस को लगातार कनेक्ट कर दे, जैसे कि ये एक रेसिस्टेंस ये एक रेसिस्टेंस, दोनों को सटा के लगा दिए हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं इस कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज में लगा हुआ है लाइन बाय लाइन। इसमें क्या होता है, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, इसमें टोटल रेसिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कि जो भी रेसिस्टेंस होगा वो सारा का सारा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जब अगर हम लोग सर्किट बनाते हैं, जैसे कि ये है क्या है, सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। इसमें करंट क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कहीं पर करंट बढ़ रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, यहां पर से अगर आई करंट निकला है तो यहां जा रहा है, इससे पार कर रहा है, फिर यहां पर भी आई, यानी कि यहां पर भी आई है, 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 यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, और फाइनली यहां पर भी आई। मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, अगर पॉइंट लिखना रहेगा, करंट सेम। लेकिन यहां पर क्या है, V है, यहां से यहां जाएंगे V यहां पर है, लेकिन यहां पर से जैसे जाएंगे तो रेसिस्टेंस की वजह से क्या होगा, यहां पर V1 है तो यहां पर हो जाएगा V2, यहां पर V2 है तो यहां पर V3, यानी V3 है यहां पर आ जाएगा V4, फिर फाइनली जाकर यहां पर मिल जाएगा। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि हर पॉइंट पे जहां पर भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है उसके पास क्या होगा, रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए और क्या कह रहा है, अब कह रहा है टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जहां जहां पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जैसे यहां पर वोल्टेज क्या हुआ, यहां पर वोल्टेज कुछ था, यानी कि V1 था, फिर यहां पर क्या हो गया, V2 हो गया, यहां पर V3 हो गया, यहां पर V4 हो गया, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हुआ, लेकिन टोटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज को सम करेंगे तो वो भी बराबर आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस ये समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल जरूरी है। अब आता है कि पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये, जब किसी भी रेसिस्टेंस को, जैसे कि ये है, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिया पैरेलली, नीचे किसके कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो अब हमको बताना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या होगा इसमें, उसमें तो था सिंपली सबको क्या कहते जोड़ देते थे, लेकिन ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। ये होता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये होता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और देखो और क्या है कि करंट यहां पर से निकला I, यहां पर गया I, लेकिन यहां पर इसको 3 पाथ मिल गया, तो यहां पर से I1 हो जाएगा, यहां पर I2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा I3, लेकिन यहां पर जो वोल्टेज है, यहां पर जो वोल्टेज है सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा करंट डिफरेंस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम,
ठीक है, तो ये था मेनली पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। अब डेफिनेशन की बात करते हैं हम। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेसिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जितना वोल्टेज अप्लाइएगा उतना कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में टोटल करंट क्या होता है, टोटल करंट इज इक्वल टू सम, जैसे कि पीछे पढ़े थे टोटल करंट भी क्या होगा, जैसे यहाँ देखो ये जो है करंट बटेगा नहीं, जैसे ये आई है फिर यहाँ पर आके वही आई बन जाएगा, मतलब आई इज इक्वल टू हो जाएगा I1 I2 प्लस I3। कहीं भी आई करंट बर्बाद नहीं हो रहा है, वापस वो आके मिल जाएगा, क्योंकि चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वहां पर आ जाएगा। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, किरचॉफ जंक्शन लॉ जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, तो आगे है लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब आता है रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, अभी जो बात करता है 1/R इक्वी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का समेशन, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, आपको रेसिस्टेंस बताना है, ठीक है। R है 3R 4R, ये जो पॉइंट है यानी कि A और B के बीच का, A एंड B के बीच का आपको क्या बनाना है, R इक्वी, और इसका भी R इक्वी। क्या होगा, सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। सॉल्व हो गया, चलिए। तो क्या करना है हमको, ए और बी के दोनों के बीच का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, यहां से चले एक रेजिस्टेंस और लगातार दूसरा रेजिस्टेंस, फिर क्या गया हमको पॉइंट मिल गया, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको क्या रेजिस्टेंस निकालना है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, 3R प्लस 4R इज इक्वल टू 7R, ठीक है। उसी तरह यहां पर क्या है, 3R 4R 4 ओम और 7 ओम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, यहां से चले 1 ओम, फिर जस्ट बगल में एक है, कहीं पैरेलली तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये और ये पैरेलल, वैसे नहीं देखना है, ठीक है। दोनों का जो कनेक्शन है वायर का वो पैरेलली होना चाहिए, ठीक है, लेकिन है तो नहीं, जैसे वायर से निकले इसी वायर में है, फिर इसी वायर के साथ है, कहीं टूटा कहीं नहीं टूटा, मतलब सारा का सारा क्या है, सीरीज में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 7 ओम, इसको ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 3 7 प्लस 7 14, 14 ओम इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, ये है ए और ये है बी। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। ये है 2 ओम, ये है 7 ओम, ये है 3 ओम, ठीक है। आपको इसके बीच का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ देखो, यहाँ से चले तो यहाँ पर से इधर बढ़ गए, एक रेजिस्टेंस मिला, सामने कुछ नहीं मिला, फिर ये गए, देखे बढ़ गया है, फिर भी यहाँ पे, यानी कि हमको इससे पता चल रहा है कि ये सारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/7 प्लस 1/3। तो इसका सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं क्योंकि सारा का सारा अलग है। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 7 इंटू 3 इंटू क्या करना है, 2 के साथ इंटू करना है। जैसे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। ठीक है, 42 आ जाएगा। 7 14 42। ठीक है, अब देखो 2 को कितना बार पढ़ेंगे जो हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है, 2 को हम लोग कितना बार पढ़ेंगे जो 42 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 21 टाइम्स। ठीक, उसके साथ को कितना बार पढ़ेंगे जो 42 आ जाएगा। ठीक है, बताइए। तो यह हो जाएगा हमारा 6 टाइम में। और फिर क्या है कि अगर इसको कितना बार पढ़ेंगे जो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी हाँ 3। तो इसको हम लोग 14 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं 21/42। ठीक है, कितना है 21/42। लेकिन ये क्या है, इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे फिर पलटेंगे। तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/41 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, 42 डिवाइडेड बाय 41 कितना हो जाएगा 1.0243 इतना। यानी कि हम लोग अभी देखें कि हमारा ओम क्या है, 2 है, 7 है, 3 है। ठीक है, सब तो 2 है, 7 है, 3 है। लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आया है वो देख रहे हैं कि सारा जितना भी रेसिस्टर है सबसे कम आया। मतलब ये तो फायदा है भाई कि हम लोग कितना भी बड़ा रेसिस्टेंस लगाएं, लेकिन अगर सबको पैरेलल में लगा देंगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस कम हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये फायदा है। इसीलिए घर सब में जितना भी हम लोग का घर में वायरिंग होता है, होम में जो भी वायरिंग होता है, वो सारा कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, रेसिस्टेंस कम हो जाए और करंट बढ़ जाए। यानी कि V इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू IR। अगर रेसिस्टेंस कम हो गया तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो हम लोग को जितना भी फंक्शनिंग है, बल्ब वगैरह ब्राइट जलेगा, फैन फुल स्पीड से चलेगा। यानी कि ये फायदा होगा हम लोग को। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करता है, रेसिस्टेंस सिर्फ एनर्जी को वेस्ट करता है। कैसे वेस्ट करेगा, रेसिस्टेंस गर्म होगा, ठीक है, रोकेगा। यानी कि सिर्फ ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है और कुछ नहीं है। इसी को कम करने के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन चैप्टर जो होगा, सॉरी चैप्टर नहीं, लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फुल्ली डेडिकेटेड ऑन न्यूमेरिकल। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। और कितना लाना है इस बार हम लोग को, 90 के ऊपर तो किसी भी हालत में रुकना नहीं है। बिहार बोर्ड के सारे बच्चे कान खोल के सुन लें कि इस बार 90% से किसी को कम नहीं लाना है। ठीक है, तो सारे जम के पढ़िए। देखिए ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसमें बिहार बोर्ड और CBSE दोनों का सेम टू सेम कंटेंट है, दोनों का लेवल सेम है। ठीक है, कोई दोनों अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाना, सिर्फ बिहार बोर्ड CBSE बोल रहे, CBSE दोनों को देख के चल रहे हैं। ठीक है, ताकि दोनों कितना लाए, 90 से ऊपर ला सके। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।